हार्डली 2 वीक्स टाइम इज लेफ्ट फॉर योर बिटसैट एग्जाम और इस टाइम पे आप में से कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि अपने मॉक टेस्ट के अंदर एक कम स्कोर पे यहाँ पे अटक के रह गए, मतलब कह लीजिए 150 के आसपास या फिर 140 130 के आसपास, जहां पे आपको जो है बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल ही नहीं सकता। तो क्या अभी भी जो है हम यहाँ पे एक अच्छी खासी जंप दिखाते हुए 300 के स्कोर तक पहुंच सकते हैं? तो देखिए ये चीज जो है इसे दिखने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन जो चेकलिस्ट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूं, अगर हर एक पॉइंट को आपने जो है लास्ट के टाइम में फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली स्कोर के आसपास जो है आप पहुंच सकते हो। अब सबसे पहली चीज तो आप कमेंट सेक्शन में एक चीज मुझे बताइए कि क्या आपने जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया है या फिर नहीं, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो क्या रीजन है, और अगर कर दिया है तो एवरेज मॉक टेस्ट का आपका स्कोर क्या चल रहा है। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि हम आपको आपकी प्रिपरेशन में और अच्छे तरीके से गाइड कर पाए। तो अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर से यहाँ पे मेंशन करना। प्लस अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना ही स्टार्ट नहीं किया, आपको समझ में नहीं आ रहा कहां से रेलेवेंट मॉक टेस्ट दूं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहां पे आपको सेट ऑफ 20 सेट ऑफ 10 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इवन अगर LRN इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उसका भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, या फिर आप चाहते हो कि लास्ट टाइम पे एक जो है प्रॉपर रिवीजन हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले, तो रैपिड रिवीजन कोर्स भी अवेलेबल है और सभी काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, जिसके डिस्काउंट कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो तुरंत जाके आप जो है चेक कर सकते हो। बाकी वेबसाइट की लिंक यहाँ पे ये रही, और कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कि चेकलिस्ट का सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, दैट इज कि आपका जो है 80% सिलेबस लगभग यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो तो 80% सिलेबस आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नहीं भैया 100% सिलेबस करके जाएंगे तभी जो है हम एक अच्छा स्कोर निकाल सकते। तो देखिए अगर आपके पास टाइम होता तो डेफिनेटली आप उतना करते, पर यहाँ पे कई सारे ऐसे टॉपर्स भी हमने बिटसैट के देखे जो कि कभी भी अपने 100% सिलेबस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहते। हर एक की कोई ना कोई वीकनेसेस रहती है, और अगर आपने उन वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर लिया तो आप जो है यहाँ पे एग्जाम में और बेटर परफॉर्म कर पाओगे। इस चीज को अपन को ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तो सारा सिलेबस ही कंप्लीट करके जाऊंगा। देखिए जितना किया है ना उसको ही और अच्छे से कर लो। तो जितने स्ट्रॉन्ग चैप्टर से उन पे फोकस कर लिया और उनको कॉन्फिडेंटली कंप्लीट कर लिया। जो भलाई बचे हुए चैप्टर्स है ना उनमें कम से कम जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास कॉन्सेप्ट्स है उनको आप जरूर से यहाँ पे देख लो कि अगर इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए तो आप उनको जो है अटेम्प्ट कर पाओ। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पे चेकलिस्ट का क्या हो जाएगा, आपको सभी फॉर्मुलेस अच्छे तरीके से यहाँ पे मेमोराइज कर लेने हैं। देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड बिटसैट के अंदर देखने को मिलेंगे, तो सारे फॉर्मूलास यहाँ पे बाय हार्ट होना चाहिए कि हाँ भाई कोई यहाँ पे नींद से भी जगा के पूछ ले कि ये फॉर्मूला बता दो, इसमें ये टर्म क्या होता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अच्छा अगर आप फॉर्मूले यहाँ पे भूलते हो तो कुछ टेक्निक्स यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ऐसा जो भी लगते हैं ना जो फॉर्मूलेस याद नहीं रहते उनको एक पेपर पे अलग से नोट डाउन कर लो, ठीक है। उन पेपर को आप जहां भी मतलब आपकी नजर बार बार पड़ती है, अगर आपकी टेबल पे पड़ती है तो टेबल पे चिपका लिया, अगर आपने जो है कोई अलमारी पे यहाँ पे बार बार यूज करते हो तो वो अलमारी पे चिपका दिया या फिर दीवार पे चिपका दिया, बस नजर बार बार पड़नी चाहिए। क्या होगा कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी में चीजें सेट हो जाएगी, हमने ऐसे ही देखा अच्छा हाँ ये फॉर्मूला होता है, फिर भला ही आप आगे बढ़ गए, आपने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीमे धीमे करके वो फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और एग्जाम टाइम पे ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। दूसरी चीज हो सकता है आपको एक दूसरा फॉर्मूला याद है और उसी से थोड़ा लिंक करते हुए आप उस फॉर्मूले को यहाँ पे बना सकते हो। चैप्टर्स में ऐसे कई सारे फॉर्मूलेस रहते तो ये चीज आप कर सकते हो, या फिर उसके पीछे का अगर लॉजिक समझ लो तो हो सकता है वो फॉर्मूला उतने याद करने की जरूरत नहीं है, अपन को लॉजिक ही क्लियर हो गया तो वो लॉजिक ज्यादा इजी रहेगा इंस्टेड ऑफ वहां पे वो फॉर्मूला अप्लाई करना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, एजीपी सीरीज आपने सुनी होगी, भला ये जेईई मेन से डिलीट हो गया है फिर भी यहाँ पे एनटीए तो क्वेश्चंस पूछता ही रहता है और बिटसैट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो अब इसका अगर आप एजीपी का यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे ना इन टर्म्स का, बहुत ही खतरनाक सा है। स्टूडेंट्स कई बार गलती कर देते, कभी यहाँ पे जो है स्क्वायर भूल जाते, कभी कोई टर्म भूल जाते, लेकिन अगर आपने इसकी स्टेप समझ ली कि हाँ भाई आपको जो है सीरीज एज इट इज लिखना है सारे टर्म्स को, और सबसे पहले उसके जो है कॉमन रेशियो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हर एक टर्म को यहाँ पे जो है एक एक करके थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, उसके बाद जो है सीरीज को यहाँ पे डिफरेंस ले लिया, तो आपका जो है डायरेक्ट जो फॉर्मूला ये वाला है ना उसी तरीके से जो है आपका आंसर वहां पे आ जाएगा, आपको फॉर्मूला लगाने की ही जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी अगर हमने लॉजिक समझ लिया फॉर्मूले के पीछे तो हम हो सकता है हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं हो, हम मेथड के ही थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही इजी पड़ता है मेथड सॉल्व करना, तो ऐसी चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखिए। उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि थोड़े बहुत उससे ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, स्पेशली सॉल्व्ड एग्जांपल से जो है आपको यहाँ पे ज्यादा हेल्प मिल सकती है, तो ये चीज का जो है आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट देखें
तो देखिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको बिटसेट एग्जाम के लिए करके ही जाना है अगर आप जो है 300 प्लस का यहाँ पे एम करते हो चल रहे हो। सबसे पहली चीज, फिजिक्स में जितने फॉर्मूलेस है, जैसा कि मैंने कहा क्लास 11 क्लास 12 सभी चैप्टर्स के आपको फॉर्मूलेस करना है। इवन वीक भी है तो कम से कम फॉर्मूलेस करना ही है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो आपको यहाँ पे अलग से जो है मेंशन्ड है कि इसकी वजह से ये होता है, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब रीजनिंग यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अपन को देखने को मिल जाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट लॉस है स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वो आपको यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है सभी आपको रहने चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चंस भी अपन को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में बात करूं, ऑर्गेनिक में जितना भाई आपका जीओसी वाला पार्ट है, नोमेनक्लेचर आपका आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया, ये बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि इसके अलावा भाई बाकी ऑर्गेनिक की चीजें आप शायद अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओ। इसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हो गए, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गए, एटलीस्ट वो आपको यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। फिजिकल के लिए जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हो गए, ग्राफ्स हो गए, ये आपको क्लियर रहने चाहिए। इनऑर्गेनिक में जितनी रिएक्शंस, एक्सेप्शंस, ऑर्डर्स, ये सब चीजें अच्छे से कर लो। और बोनस एक टिप देना चाहूंगा, जो भी आपके रटने वाले चैप्टर्स है वो जरूर से करके जाइए, जैसे हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। और फिर मैथ्स में बात करूं तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हो गए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई, डिराइव्ड रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पे याद रहने चाहिए। कई बार आपका जो है क्वेश्चन में रहता है कि ऑप्शन में वो डिराइव्ड रिजल्ट रहता है, जबकि अगर वो आपको याद हो गया कि हाँ इस चीज का ये रिजल्ट रहेगा, तो बिटसेट में आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पे मैं कोनिक्स में बात कर रहा हूँ, वहां पे ये डिराइव्ड रिजल्ट्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं, तो ये चीज जो है आप जरूर से कर लेना। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही कर लिया मैंने, फॉर्मुलेस पढ़ के चला गया तो भैया मेरा बिटसेट में 300 के ऊपर आ जाएगा ना स्कोर, नहीं, ये मैं चेकलिस्ट गिना रहा हूं कि ये तो करना ही है। उसके अलावा जो आपने मेहनत करी है वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखो सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलास। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि स्टेप्स किस तरीके से जो है हम यहाँ पे आंसर तक पहुंचे, क्या चीजें जो हम इसमें क्या कर सकते थे जिससे हमारा टाइम और ज्यादा सेव हो जाता, क्या सारी स्टेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी या फिर कुछ स्टेप्स हम यहाँ पे बचा सकते थे। क्योंकि बिटसेट में जितना कम पेन चलाओगे ना, उतना आप अपना टाइम सेव करते हुए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि हमने दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया और बस रफ पेपर में एक दो स्टेप्स यहाँ पे लिखी और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और देखिए अगर जो है आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप सभी के जो है फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स फिर से देखना चालू करो, तो स्पेसिफिकली एक लिस्ट बनाओ कि कौन से चैप्टर्स मेरे वीक है या फिर कौन से सब टॉपिक्स वीक है, उनके सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखो, तो वो ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इसमें कुछ सोर्सेस अगर मैं बताऊं तो फिजिक्स के लिए आप जो है एनसीईआरटी, एससीवी, डीसी पांडे, इनको जो है रेफर कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए जो है एनसीईआरटी, पी बहादुर आप देख सकते हो। मैथ्स के लिए आरडी शर्मा, अरियंत जो है देख सकते हो, इसमें आपको इलस्ट्रेशंस काफी मिल जाएंगे। और देखो सॉल्व्ड एग्जांपल में जैसा मैं कह रहा हूं ना कि स्टेप्स बचाओ, यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मतलब सॉल्व्ड एग्जांपल के ही एग्जांपल से समझाता हूं। द एंगल बिटवीन फोर्स और आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है, अब यहाँ पे एंगल निकालना है। देखो ये अब अगर बुक के अपन देखे सॉल्यूशन तो इस तरीके से दिया है कि एफ डॉट डी आपका ये रहेगा, तो एक्स कंपोनेंट और आपका डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट दोनों मल्टीप्लाई हुए, फिर इस तरीके से ऐड करते हुए यहाँ पे 16 यूनिट निकला। सीधी सी बात है, इस तरीके से अपन को एफ डॉट डी निकला। फिर एफ डॉट डी अपना एफ डी कॉस थीटा के बराबर रहता है, तो सबसे पहले एफ डॉट एफ निकाला, फिर इस तरीके से 50 यूनिट आया, डी डॉट डी निकाला, है ना। मतलब बेसिकली यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, उसका फिर अपन ने यहाँ पे स्क्वायर करा, तो ये इस तरीके से अपने को निकाला जाता है जो कि वेक्टर में पढ़ते। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे फाइनली आया। अब यहाँ पे अगर जो है वेक्टर्स हमारा क्लियर रहता, ठीक है, वेक्टर्स हमारा क्लियर रहता, या फिर फिजिक्स में भी cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इनटू मॉड्यूलस ऑफ b, ठीक है। ये डायरेक्ट जो है अपने को फॉर्मूला यहाँ पे दिमाग में रहना चाहिए। अपने को ये नहीं कि अपन f डॉट d से जो है वहां पे कर रहे हो और ये इस वाली स्टेप, ठीक है, ये एक तो डायरेक्ट क्लियर रहना चाहिए। मैंने इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर फॉर्मुलेस इस टाइप से आपके डायरेक्ट यहाँ पे दिमाग में सेट रहना चाहिए, या फिर फटाफट वहां पे जो है फ्रेम बनाते हुए ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड अपन इस तरीके से नहीं कि ये स्टेप्स मेंशन करते हुए निकाल रहे, आपको मॉड्यूलस यहीं के यहीं जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सीधा आपका रफ पेपर पे यहाँ पे चलना चाहिए कि हाँ रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा। इवन माइनस भी नहीं लगाना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर अपना भाई पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये सोच सकते हो। फिर यहाँ पे सोचा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो गया हमारा 50 का रूट क्या हो जाएगा 5 रूट 2, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो। ऐसे सिमिलरली दूसरे का देखो तो अब यहाँ पे 5 4 3 दिया है, तो आपके दिमाग में यहाँ पे सेट होना चाहिए नंबर्स तो वही है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड डेफिनेटली क्या होगा 5 रूट 2 ही होगा,
है ना, तो फाइनली नीचे की साइड क्या आ जाएगा 50, ऊपर 16 आ रहा है, तो सीधा आंसर निकलता। हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि हाँ प्रोसेस ये थी, लेकिन आपको स्टेप्स कितनी कम पेपर पे लिखना है वो आपको यहाँ पे खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको समझना रहेगा। अच्छा, अब एक चीज जो है ध्यान रखिएगा, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अभी मेरा सिलेबस उतना ज्यादा कंप्लीट ही नहीं है, मतलब लेस देन 50% के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना 80% कम से कम करके जाना है, तो अब शायद उतना टाइम नहीं हो कि वहां तक आप सिलेबस को ले जा पाओ, या फिर आप जो है ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाई, तो मेरी सीधी सी सलाह ये रहेगी कि अब सेकंड अटेम्प्ट को फिर टारगेट करो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सोचेंगे कि हाँ थोड़े और चैप्टर में दौड़ा दौड़ा के कंप्लीट कर देता हूं, पर उस चक्कर में क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट भी बिगड़ेगा और शायद सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी उतने अच्छे से तैयार नहीं हो पाओगे। तो अभी से ही सेकंड अटेम्प्ट को अच्छे तरीके से टारगेट करो। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट से आपको एक एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और सेकंड अटेम्प्ट को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे 2 हमने जो है बैचेस लॉन्च किए जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। वन इज रैंक बूस्टर कोर्स एंड सेकंड इज क्रैश कोर्स। सबसे अच्छी बात है कि इसे टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिट्सियंस और फैकल्टीज ने आपके लिए डिजाइन किया है। इसके अंदर हर एक चीज है, आपके वीडियो लेक्चर्स, डीपीपीस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, पार्ट टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, हर एक चीज है, शॉर्ट नोट्स भी है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई है कि क्वेश्चंस को और जल्दी कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो दोनों ही अटेम्प्ट के लिए वैसे यूजफुल है, तो अभी से आप इनरोल करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले जो वीक चैप्टर्स है उनको यहाँ पे टारगेट कर सकते हो और सेकंड अटेम्प्ट तक इसको यूज कर सकते हो। तो इनको आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगला अगर चेकलिस्ट का पॉइंट देखें तो दैट इज डेली प्रैक्टिस ऑफ एलआरएन इंग्लिश। ये क्या है ना, एलआरएन इंग्लिश कई बार अंडररेटेड रह जाता है और स्टूडेंट सोचते हैं आखिरी 2-3 दिन में कर लेंगे काम बन जाएगा। नहीं भाई, 90 मार्क्स का वेटेज है ना, चलो मान लिया फिजिक्स केमिस्ट्री जितना ही वेटेज है, आप उतनी इज्जत ना भी दो, पर कम से कम इसको इतनी इज्जत दो कि इसके अंदर एक स्कोर निकाल लो। तो अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस शुरू से ही करी है ना, तो बस अभी 30 मिनट भी रोज के अगर डेडिकेट करोगे तो भी आपका इसमें काम बन जाएगा। लेकिन अगर पहले से नहीं करी थी तो फिर कम से कम 1 घंटा रोज का दो, ताकि आप टॉपिक्स को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ पाओ। यहाँ सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको सॉल्व करने का ये अप्रोच रहता है, उसके बाद क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। ऐसे ही जो है आपको सब चीजों को यहाँ पे इंग्लिश के भी टॉपिक्स को कर लेना चाहिए। सोर्सेस की बात करूं, एलआर के लिए जो है एनटीएससी के पीवाईक्यूज कर सकते हो, बैंकिंग एग्जाम्स के आप जो है पेपर देख सकते हो, इंग्लिश में बोर्ड के पीवाईक्यूज हो गए, रेन एंड मार्टिन हो गया। बाकी जैसे कि मैंने बताया लॉजिकल रीजनिंग का जो है कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है हमारा, तो वो भी आप वैसे देख सकते हो। अब यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट की बात कर ले कि मॉक टेस्ट जो है आपको रेगुलर इंटरवल पे देने ही है। यही इसलिए मैंने सबसे पहले वही सवाल पूछा था, भाई मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया भी है या फिर नहीं। अगर नहीं किया है तो आप वैसे भी कंपटीशन में पीछे हो गए हो, लेकिन अभी भी वहां से जंप मारते हुए आगे आ सकते हो। अगर अभी से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, आप समझ जाओ कि गलतियां कहां पे हो रही है, उन गलतियों को इंप्रूव करते गए, हर मॉक टेस्ट में चीजों को इंप्रूव किया, तभी एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहता है कि भैया हम ज्यादा मॉक टेस्ट दे देते, कितने देने चाहिए, 20 देने चाहिए, 25 देने चाहिए, हम रोज एक मॉक टेस्ट देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट अगर यहाँ पे 15 मॉक टेस्ट दे रहा है और दूसरा 5 भी दे रहा है अच्छे तरीके से एनालिसिस करके, तो वो ज्यादा अच्छा स्कोर लाने के लिए यहाँ पे केपेबल रहेगा, क्योंकि उसने मॉक टेस्ट में गलती सीखी। हो सकता है 15 मॉक टेस्ट वाला 250 पे अटका है तो 250 पे ही अटक के रह गया। 5 मॉक टेस्ट वाले ने शुरुआत भलाई 150 से की हो, लेकिन उसने अपनी गलतियों को सुधारा, 180 पे पहुंचा, फिर वहां से 200 पे पहुंचा, 250 पे भी पहुंचा और वहां से 300 तक भी पहुंचा। तो यही चीज जो है आप कर सकते हो अगर सही फैक्टर्स को यहाँ पे एनालाइज कर लिया कि गलतियां कहां पे हो रही है। तो देखो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हो सकता है ये गलतियां आपसे हो रही हो। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, अगर आपको भी यही गलतियां लगती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप शायद सब्जेक्ट ऑर्डर ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, हर बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बट एक पर्टिकुलरली आपका फिक्स नहीं हो पा रहा, तो वहां पे थोड़ा दिमाग को शांत रखते हो, सोचो कि कौन सा सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्या मुझको उससे ही पहले स्टार्ट करना चाहिए, ये चीज आपको थोड़ी एनालाइज करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर फॉर्मुलेस बार बार भूल रहे हो तो मैं टेक्निक ऑलरेडी सिखा चुका हूं, उसको जो है आप अप्लाई करो, पेपर पे लिखो, फॉर्मुलेस कहीं भी जो है चिपकाओ और उनको बार बार देखते रहो। तीसरी चीज ये होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ, कॉन्फिडेंस एकदम से शैटर हो जाता है अगर भाई कोई 1-2 क्वेश्चन में फंस गए। आपको लगता है एक तो इतना टाइम भी वेस्ट हो गया, रिग्रेट वाली फीलिंग आने लगती है मॉक टेस्ट के टाइम पे, और उस चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ये मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ होते देखा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यार ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी बन रहा है ना तो उसको वहां पे छोड़ो, हमें सबसे पहले इजी और मॉडरेट को यहाँ पे निपटाना है। यहाँ पे मैं आपके लिए जो है ना मॉक टेस्ट की एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी लेके आऊंगा ताकि आप अपने स्कोर को और इंप्रूव कर पाए। तो अगर आपको जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, है ना। मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है, पेपर की अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपके लिए जो है डिटेल वीडियोस लेके आऊंगा। और देखो ये भी हो सकता है कि आप जो है स्पीड और एक्यूरेसी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ये तो एक बहुत ही बड़ी मतलब कॉमन प्रॉब्लम है, तो ये भी शायद एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस पे भी अपन को वर्क करना पड़ेगा। या फिर एंजाइटी और स्ट्रेस आ जाती है मॉक टेस्ट के टाइम पे, तो आधे स्टूडेंट्स वहीं पे भाई एकदम बिखर जाते हैं कि अरे यार
क्या मतलब क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहा है, इतना सब कर लिया था, सब चीजें कर ली थी, ये भी एक प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। तो कहां गलती हो रही है उसको अपन को यहाँ पे सुधारना रहेगा। मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और सोर्स जैसा कि मैंने बताया, काफी ज्यादा रेलेवेंट मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उनको आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास है पहले से ऑलरेडी तो उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे तरीके से। अगर गलतियों को सुधारोगे तो डेफिनेटली एक अच्छे स्कोर तक आप पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैं एक चीज सभी से चाहूंगा, अभी मॉक टेस्ट का एवरेज स्कोर क्या चल रहा है और बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या टारगेट लेते हुए चल रहे हो, और ये जंप आपको दिखानी ही है। हर एक स्टूडेंट जिसने ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट किया है ना, उसको ये चीज कमेंट सेक्शन में लिखना है। और ये जंप आप मतलब यार ये कर लीजिए कि ठीक है, आप मेरी बात मत सुनिए, पर कम से कम ये खुद से तो यार प्रॉमिस कर लीजिए कि हाँ मुझे ये जंप किसी भी हालत में दिखानी है। और कहां पे गलती हो रही है थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करोगे, आप पहचान लोगे उसे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।